Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I welcome you all to lecture number 25 of EDC. In today's lecture, we are going to start with BJT based differential amplifiers. So let's begin. Please note that BJT differential amplifier is almost similar in architecture to a MOS based differential amplifier. As you can see, we have two transistors Q1 and Q2, which are BJTs. Again, similar to the FETs, their emitter terminals are tied together and they are provided a current, a constant DC current with the help of a DC current source, and VCC supply is there. The resistances RC are same at both the collectors. We will be taking an output from the collector of Q1 and from that of the Q2. The names will be VC1 and VC2. Also to be noted is that Q1 and Q2 are matched or same transistors, similar transistors. Okay. Again, on the base terminals we can see two different type of supplies, two similar supplies. The supply symbol clearly indicates that it is a DC plus AC source supply, यानी कि बेस के ऊपर हम DC और AC दोनों दे रहे होंगे. Also on the base terminal of 2, this is also representing a total supply. दोनों की supply DC plus AC का sum होगी. ठीक है. अच्छा, we will be studying different cases of this differential amplifier and see what results do we get out of it. Now please try to observe that we will be studying the BJT based differential amplifiers for three different scenarios. This is scenario number 1, where we are applying a common DC input to both the bases, to the bases of Q1 and Q2. ठीक है. जो the DC signal which is being applied is given the name VCM. ठीक है. दोनों के बेसिस को देखिए टाई कर लिया गया है, दोनों के बेसिस को आपस में ज्वाइन कर दिया गया है. ठीक है. ये दोनों आपस में ज्वाइन नज़र आ रहे हैं यहाँ से यहाँ, और फिर ज्वाइन करने के बाद एक सिंगल डीसी सप्लाई विच इज़ कॉल्ड एज VCM इसके ऊपर अप्लाई किया गया है. ऑफ कोर्स द वैल्यू ऑफ VCM शुड बी सच दैट both Q1 and Q2 should remain in the active region, because आपको ये पता होना चाहिए this is actually an amplifier. For amplification the BJT must appear in active region. तो इसका मतलब है कि बेस पर जब मैं वोल्टेज अप्लाई करूँ वो ऐसा हो कि जो BJT है वो एक्टिव रीजन मेंटेन करे. अच्छा, नाउ प्लीज ट्राई टू ऑब्जर्व व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर. मैंने दिखाया है कि टोटल वोल्टेज ऑन द बेस ऑफ 1 एंड टोटल वोल्टेज ऑन द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू VCM. ये बिल्कुल सही है. इसलिए सही है कि इस वक्त सर्किट में एक ही सप्लाई नज़र आ रही है जो कि DC है, AC है ही नहीं. तो अगर मैं टोटल वोल्टेज की बात करूं जो कि DC प्लस AC होता है, तो वो सिर्फ इस वक्त DC के बराबर इसलिए आ रहा है क्योंकि इस वक्त DC सप्लाई अप्लाइड ही नहीं है. इस वक्त AC सप्लाई अप्लाइड ही नहीं है. तो टोटल सिग्नल किसके बराबर आ गया? टोटल सिग्नल सिर्फ DC के बराबर इसलिए आ गया क्योंकि AC अप्लाइड नहीं है, सिर्फ DC अप्लाइड है. तो टोटल DC के बराबर आ गया. नाउ वी ऑलरेडी नो कि Q1 और Q2 मैच ट्रांजिस्टर्स हैं, सेम ट्रांजिस्टर्स हैं. जिस वक्त हम दोनों के बेस टर्मिनल्स के ऊपर सेम DC वोल्टेज अप्लाई करेंगे, कीपिंग बोथ Q1 एंड Q2 इन एक्टिव रीजन, the current will divide equally between the two transistors. मतलब कि ये जो एमिटर पे करंट सोर्स लगी हुई है दोनों के दरमियान इक्वली आधी आधी डिवाइड हो जाएगी. जो IE1 होगा वही IE2 होगा. एंड प्लीज़ ऑल्सो ऑब्जर्व कि मैंने IE1 IE2 के लिए भी टोटल का ही सिंबल यूज़ किया हुआ है, क्योंकि स्मॉल लेटर जो है वो मेन अल्फ़ाबेट है और जो सबस्क्रिप्ट है वो कैपिटल में नज़र आ रहा है. इट मीन्स दैट कि आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल सिग्नल, लेकिन वो टोटल सिग्नल इस वक्त DC क्यों है? क्योंकि सिर्फ सप्लाई में DC ही अप्लाइड नज़र आ रहा है. चूंकि दोनों के गेट वोल्टेज बेस वोल्टेजेस सेम थे, I1 और I2 बराबर हो गए और दोनों ने हाफ ऑफ करंट ले लिया. इस Q1 ने भी I/2 ले लिया और Q2 ने भी I/2 करंट ले लिया. अब आपको पता है कि जब दोनों के एमिटर करंट्स बराबर हैं तो डेफिनेटली दोनों के कलेक्टर करंट्स भी बराबर आ रहे होंगे, यानी IC1 भी IC2 के बराबर होगा. और IC1 और IC2, IC का जनरल फार्मूला क्या होता है? बराबर होता है अल्फा टाइम्स IE के. तो जो IE मेरे पास अब तक आ चुका है वो क्या है? I/2 आ रहा है. मैंने वही अल्फा लगा दिया और IE की जो भी वैल्यू है I/2.
तो अब मेरे पास IC1 या IC2 की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा टाइम्स I/2 आ गई। नाउ प्लीज नोट कि Vc1 यहाँ पे है, Vc2 बेसिकली यहाँ पे है। Vc1 और Vc2 जाहिर है जब इसका करंट सेम है कलेक्टर का, इसका करंट कलेक्टर का सेम है, दिस सिंपली मीन्स कि Vc1 और Vc2 भी बराबर होंगे। दैट इज़ वाई मैंने इन दोनों को इक्विवेलेंट शो किया है, Vc1 Vc2। और किसके बराबर होंगे, प्लीज़ नोट कि ये जो फॉर्मूला आपने निकाला है चाहे Vc1 का या Vc2 का, दिस हैज़ बीन ड्राइव्ड यूजिंग द ओम्स लॉ अक्रॉस द रजिस्टर RC। मैं ओम्स लॉ अगर अप्लाई करूँ, VCC माइनस VC डिवाइडेड बाय RC इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू हेयर विच इज़ IC। तो वो इक्वेशन रीअरेंज करके ये बन जाएगी कि Vc1 बराबर हो जाएगा VCC माइनस IC RC के। ये ओम्स लॉ के थ्रू डिराइव की गई है इक्वेशन, और इसको मैंने रीअरेंज ऐसे किया है कि मुझे Vc1 की इक्वेशन मिल जाए। ठीक है, जनरल इक्वेशन क्या थी, VCC माइनस IC RC। अब IC की वैल्यू हमारे सर्किट में इस वक्त क्या आ रही है, अल्फा I/2 आ रही है। तो यही चीज़ मैंने भी यहाँ लिख दिया है कि VCC माइनस IC की वैल्यू मैंने लिख दी अल्फा I/2 RC, ये आ गई। और यहाँ पे ये बात बहुत एविडेंट है, बहुत ज़्यादा क्लियर है दैट इफ़ आई टेक आउट द डिफरेंस ऑफ Vc1 एंड Vc2 इट वुड डेफिनेटली बी ज़ीरो बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सेम। So now we can conclude one thing is when we apply a constant DC signal, a constant and similar DC signal to the basis of both Q1 and Q2, then the current I divides equally between the two emitters। IE1 IE2 बराबर हो गए, उससे IC1 IC2 बराबर हो गए, और फिर उससे VC1 और VC2 बराबर हो गए। और जब उन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास आंसर में क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। Now we will study other case for the same differential amplifier circuit. Now we are going to see scenario number 2 where the same circuit has been used but the inputs have been changed. At the input of Q1 we have a voltage -1, at the input of 2 or at the base of 2 we have a 0 volt supply. Please note I have already mentioned that the इनपुट हैज़ लार्ज डिफरेंस बिटवीन दैम, यानी कि -1 और 0 वोल्ट के अंदर तकरीबन 1 वोल्ट का डिफरेंस है। मैं इस 1 वोल्ट के डिफरेंस को लार्ज डिफरेंस कह रही हूँ। इस लार्ज डिफरेंस को मेंशन करने का क्लियर मतलब ये है दैट एनी वन ऑफ दीज ट्रांजिस्टर्स विल बी ऑन, ईदर वन और ईदर Q2। ठीक है, देखना यह है कि कौन सा ऑन होगा। इसके लिए सबसे पहले लेट अस लुक इनटू दीज कैलकुलेशन विच आर मेंशन्ड ओवर हियर। सबसे पहले अब आप ये देखें कि अगर Q1 ऑन होगा तो वो एमिटर के ऊपर कितना वोल्टेज लेके आ रहा होगा। इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल सी दैट इफ Q2 टर्न्स ऑन व्हाट एमिटर वोल्टेज विल इट बी सेटिंग। हमें दोनों का देखना होगा कि अगर Q1 ऑन होता है तो वो कितना एमिटर का वोल्टेज सेट कराता है, और Q2 ऑन होता है तो वो कितना एमिटर का वोल्टेज सेट कराता है। अच्छा, ऐसा होगा कि अब हम सबसे पहले वी विल बी लुकिंग इनटू दिस कैलकुलेशन। फर्स्ट लेट अस सी कि अगर Q1 ऑन होता है तो वो एमिटर का वोल्टेज क्या सेट कराएगा। मैंने लिख दिया VBE ऑफ 1 फॉर Q1, मैंने लिखा ये VB1 माइनस VE1। आई एक्चुअली वॉन्ट टू फाइंड कि Q1 क्या वोल्टेज एट द एमिटर सेट कराएगा, दैट इज़ वाई मैंने इसको इधर लिख दिया। VB1 बेस ऑफ 1 का वोल्टेज -1 है, सप्लाई वोल्टेज यहाँ लिखी हुई है। VBE की वैल्यू कितनी होती है, 0.7 होती है, वो मैंने यहाँ लिखी। तो मुझे ये पता चला दैट इफ Q1 टर्न्स ऑन द एमिटर वोल्टेज विल बी सेट टू -1.7 वोल्ट। हमें अब ये देखना होगा कि क्या ये -1.7 वोल्ट अगर एमिटर पे आते हैं देन इज दिस वोल्टेज सफिशिएंट टू टर्न ऑन ट्रांजिस्टर Q2। लेट अस सी, सपोज करें कि Q1 ऑन है, उसने इस टर्मिनल को -1.7 पे रख दिया, ये अभी आपने कैलकुलेट किया। अब मैं देखना चाह रही हूँ कि क्या इस बेस वोल्टेज का और ये जो एमिटर का वोल्टेज आया है इसका, इन दोनों का डिफरेंस 0.7 वोल्ट या इससे ज़्यादा आता है या नहीं। अगर 0.7 वोल्ट या इससे ज़्यादा आएगा देन Q2 विल बी ऑन, और अगर 0.7 से कम आएगा तो Q2 होगा ऑफ। अच्छा, अब देखें ये है कितने पे, -1.7, 0
और माइनस 1.7 कितना बन गया 1.7 वोल्ट। ये 1.7 वोल्ट VBE की वैल्यू जो कि 0.7 होती है उससे ज़्यादा है। तो एक चीज़ मुझे ये पता चल रही है कि इफ़ Q1 विल टर्न ऑन समहाउ, वो एमिटर के वोल्टेज को -1.7 वोल्ट पे प्लेस करेगा। अब अगर मैं ये देखना चाहूँ कि Q2 इस वोल्टेज से ऑन हो रहा होगा या नहीं, तो मैंने क्या किया, बेस वोल्टेज ऑफ Q2 माइनस एमिटर वोल्टेज जो कि स्टैब्लिश पहले से हो चुका है, बेस माइनस एमिटर, मैंने कैसे किया, 0 माइनस 1.7 कितना आ गया, +1.7। तो मुझे पता चला +1.7 इज ग्रेटर देन द VBE ऑफ एनी ट्रांजिस्टर। 0.7 से बड़ी वैल्यू नजर आ रही है, इट कैन टर्न ऑन Q1। यानी अगर कभी Q1 ऑन होगा तो वो Q2 को भी ऑन कराने की सलाहियत रखता होगा, क्योंकि वो इतना बेस एमिटर वोल्टेज का डिफरेंस इस सिनेरियो में प्रोड्यूस हो रहा है कि Q2 भी ऑन हो सकता है। नाउ लेट अस सी इफ Q2 विल टर्न ऑन फर्स्ट, तो वो क्या करेगा। देखिए मैंने यहाँ VBE2 लिखा, VB2 लिखा, -VE2 लिखा, ठीक है। बेस वोल्टेज ऑफ 2 इज नोन विच इज 0, ये लिखा। एमिटर वोल्टेज ऑफ 2 मुझे चाहिए, इधर चला गया। VBE2 हमें पता है 0.7 होता है। मुझे ये पता चला कि एमिटर वोल्टेज ऑफ 2, अगर Q2 सपोज सबसे पहले ऑन होता है तो वो क्या करेगा, वो एमिटर वोल्टेज को फिक्स करा देगा -0.7 वोल्ट पे, अगर कभी Q2 ऑन हुआ, ठीक है। तो मैं अब ये देखती हूँ कि अगर पहले Q2 ऑन होता है, वो एमिटर के वोल्टेज को -0.7 पे फिक्स कराएगा, यहाँ पे -0.7 आ गया, तो क्या ये -0.7 Q1 के वो ऑन कराने के लिए सफिशिएंट है भी कि नहीं। यहाँ पे -0.7 है, यहाँ पे -1 है। टेक द डिफरेंस टू फाइंड कि कितना VBE अवेलेबल होगा। -1 माइनस 0.7 कितना आ रहा है, -1 माइनस 0.7 यानी -1 प्लस 0.7 आ रहा है, कितना आएगा, -0.3 वोल्ट आ रहे हैं। -0.3 वोल्ट काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमें 0.7 या उससे कोई बड़ा वोल्टेज चाहिए ताकि मैं इस ट्रांजिस्टर को ऑन करा सकूं, ठीक है। तो अगर पता अब हमें इस दोनों की एनालिसिस से ये चला कि अगर Q1 पहले ऑन होता है तो उसके पास सलाहियत है कि वो Q2 को भी ऑन करा लेगा, लेकिन अगर Q2 पहले ऑन हो गया तो Q1 जो है ऑन नहीं हो सक रहा होगा। इसलिए नहीं हो सक रहा होगा कि जो VBE अवेलेबल मिल रहा होगा उसको वो इसके बेस एमिटर वोल्टेज को ऑन कराने के लिए काफ़ी नहीं है। मैंने भी हिसाब लगाया, -0.3 वोल्ट के करीब आंसर आ रहा होगा, जो कि -0.3 वोल्ट आर नॉट सफिशिएंट टू टर्न ऑन Q1। अब हमें पता चल गया कि Q1 ऑन होगा तो Q1 Q2 दोनों को ऑन कराएगा, Q2 ऑन होगा तो सिर्फ अपने आप को ऑन कराएगा, Q1 को ऑफ कराएगा। इसका नतीजा क्या निकल रहा है, इसका नतीजा एंड में ये निकल रहा है कि Q1 ऑन हुआ, Q1 ऑन होने के बाद जैसे ही Q2 भी ऑन उसने करवा लिया, ठीक है। अब होगा क्या, हमें देखना ये है कि एंड में क्या होगा। भाई अभी तो हम सिचुएशन देख रहे थे कि Q1 पहले ऑन होगा तो क्या होगा, Q2 पहले ऑन होगा तो क्या होगा। नेट रिजल्ट दिखता है। नेट रिजल्ट ये है कि कभी भी हमें ये तो पता चल गया कि Q2 जब भी ऑन होगा वो अपने आप ही ऑन होगा, Q1 को ऑफ रखेगा, ये बात तो हमें पता है। तो इस वाले केस को तो हम छोड़ देते हैं। अब हम इस केस पे आते हैं कि अगर कभी Q1 ऑन हुआ तो इसका क्या सिनेरियो होगा। जब कभी भी Q1 ऑन होगा, हम देख चुके हैं कि Q2 भी ऑन हो जाएगा, और जैसे ही Q2 ऑन होगा वो अपने हिसाब से ये वाला -0.7 यहाँ पे स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। मैं दोबारा बता रही हूँ, Q1 ऑन हुआ तो मुझे पता था कि यहाँ जो वोल्टेज आ रहा है -1.7 इज इनफ टू प्रोवाइड VBE इक्वल टू 0.7 टू Q2, यानी Q2 भी फुल ऑन होने की कोशिश करेगा। और एक दफ़ा जैसे ही Q2 ऑन हुआ, Q1 के ऑन होने की वजह से Q2 कोशिश करना शुरू कर देगा कि अब मैं इस -1.7 वोल्ट को हटा कर अपने हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज पुट करना शुरू करूँ, जो कि कितना ये पुट करना चाहता होता है हमेशा, ये -0.7। और जैसे ही Q2 ने यहाँ -0.7 पुट किया, उस -0.7 के यहाँ आने की वजह से Q1 ऑफ हो जाएगा, क्योंकि Q1 को जो उसका रिक्वायर्ड वोल्टेज था वो मिलना बंद हो जाएगा। तो अब हम इतनी डिटेल में जाने की बजाय आसान अल्फाज में इस पूरी चीज़ को समराइज़ करती हूँ कि जब हम NPN ट्रांजिस्टर्स की बात कर रहे होते हैं तो जो ट्रांजिस्टर जिसके बेस के ऊपर हायर वोल्टेज होता है वो ऑन हो जाता है,
और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स में वो ट्रांजिस्टर जिसकी बेस पे लोअर वोल्टेज होता है वो ऑन हो जाता है। इस चीज़ की समरी ये है, ये जो मैंने वर्कआउट करके दिखाया, क्योंकि हो क्या रहा है कि Q2 तो ऑन होगा तो वो अकेले ही ऑन होगा, बात खत्म हो गई। लेकिन Q1 जब भी ऑन होगा Q2 को ऑन करा लेगा, और जैसे ही Q2 ऑन होगा वो यहाँ पे अपनी पसंद का वोल्टेज एस्टेब्लिश करेगा जो कि अल्टीमेटली Q1 को टर्न ऑफ करा देगा। तो एंड रिजल्ट पता ये चला कि हर हाल में Q2 ही अकेले ऑन रहने की कोशिश कर रहा होगा। आसान अल्फाज में मैं समराइज कर चुकी हूँ उसको कि जिस ट्रांजिस्टर की बेस का वोल्टेज हायर होगा एनपीएन में वो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। सो अब पता ये चल गया कि आउट ऑफ बोथ दीज ओनली Q2 इज वर्किंग। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि एमिटर करंट ऑफ Q1 अब 0 हो चुका होगा और एमिटर करंट ऑफ Q2 अब पूरा का पूरा इस आई करंट के बराबर होगा। लेट अस सी दैट Q1 ऑफ Q2 ऑन, एमिटर करंट ऑफ 1 0 आ गया, कलेक्टर करंट ऑफ 1 भी इसी वजह से 0 आ गया, क्योंकि ज़ाहिर है जब IE1 0 है तो IC1 भी 0 होगा। VC1 की इक्वेशन अगेन ओम्स लॉ से आई थी, रीअरेंज करके लिखी हुई है, VCC माइनस ICRC, ये इक्वेशन आपकी लिखी है। जब IC1 आपका 0 आ गया तो मैंने इस IC1 में इस IC को 0 पुट किया और VC1 मेरे पास कितना आ गया, VCC आ गया। प्लीज नोट कि अगर IC1 0 आए तो आंख बंद करके VC1 को 0 नहीं लिख देना है। यहाँ VC1 0 नहीं आ रहा, IC1 0 होने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि कलेक्टर का वोल्टेज 0 आएगा, ऐसा नहीं है। मैंने नॉर्मल ओम्स लॉ लगाया, इसके ऊपर VCC माइनस VC1 डिवाइडेड बाय RC इज इक्वल टू IC, उस इक्वेशन को रीअरेंज किया मैंने, ये बन रही है ये इक्वेशन। IC1 को अब मैंने 0 दिखाया कि ये 0 है तो इधर ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, VC1 VCC के बराबर बच गया, ये आ गया। अच्छा, Q2 ट्रांजिस्टर ऑन है एंड इट इज कंडक्टिंग ऑल ऑफ दिस करंट, वो पूरा का पूरा करंट Q2 कंडक्ट कर रहा है। Q2 आपके पास क्या आ गया, IE2 आ गया पूरे I के बराबर, तो IC2 क्या होगा, अल्फा टाइम्स IE होता है, और ये क्या हो गया अल्फा और I की वैल्यू, IE की वैल्यू ये आ गई। VC2 क्या होगा, VC2 का भी बिल्कुल वैसे ही तरीका होगा, ओम्स लॉ आप लगाएंगे, आपके पास बन गया VCC माइनस IC2RC। IC2 करंट इस वक्त क्या है, IC2 करंट यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ये अल्फा टाइम्स I है, मैंने VCC एज इट इज लिखा, IC2 की जगह मैंने अल्फा इंटू I लिखा, RC एज इट इज आ गया। At the end now we can take the difference between VC2 and VC1. Please note कि VC1 minus VC2 लें या VC2 minus VC1 लें, it depends. It is either given in the book and if it is not given then it is your choice कि you can either take VC1 minus VC2 or VC2 minus VC1, it's the same thing. ठीक है, जाहिर है पोलैरिटी में डिफरेंस आ रहा होगा यकीनन। अच्छा, VC2 माइनस VC1 किया, VC2 की इक्वेशन आपके पास ये लिखी हुई है, VCC माइनस अल्फा I RC, VC1 VCC के बराबर है, माइनस आ गया, VC1 की वैल्यू पुट कर दी, VCC से VCC कैंसिल आ गया और VC2 माइनस VC1 अल्फा I RC के बराबर आ गया। ये इक्वेशन हमें बेसिकली ये बता रही है कि अगर डिफरेंट इनपुट्स अवेलेबल होंगे एट द बेसिस ऑफ Q1 एंड Q2 तो कोई एक ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा होगा और जो डिफरेंस ऑफ आउटपुट है VC1 और VC2 का डिफरेंस प्रोपोर्शनल होगा टोटल करंट के, क्योंकि टोटल करंट किसी एक ट्रांजिस्टर में फ्लो कर रहा होगा। difference of VC1 and VC2 या the difference of output है, it will be proportional to the current I flowing into any one of the transistor। और ये बात भी यहाँ से पता चल रही है कि ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है डिफरेंट इनपुट्स के केस में आउटपुट के ऊपर नॉन ज़ीरो वैल्यू देते हैं, क्योंकि प्रीवियस में आपने दोनों के बेसिस के ऊपर सेम वोल्टेज दिया था, यू आर गेटिंग अ ज़ीरो वोल्टेज। VC1 और VC2 का डिफरेंस ज़ीरो आ रहा था क्योंकि VC1 VC2 दोनों सेम थे। जब आपने डिफरेंट इनपुट्स दिए बेस पे, ओनली इन दिस केस द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज रिस्पॉन्डिंग एंड गिविंग अस अ नॉन ज़ीरो आउटपुट। तो पता यही चल रहा है, यहाँ से बात प्रूव हो रही है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर नॉन ज़ीरो आउटपुट उस वक्त देता है व्हेन वी हैव डिफरेंट वोल्टेजेस ऑन द बेस। इस वक्त जो बेस पर डिफरेंस था उनके दरमियान जो वोल्टेज का डिफरेंस था वो ज़्यादा था। नाउ लेट अस सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन सिनेरियो 3। नाउ वी विल सी scenario number 3 where we can see again different DC inputs are applied but the difference between them is small।
देख लें यहाँ पे कि सर्किट सेम है, द बेसिस ऑफ बोथ आर कनेक्टेड टू डिफरेंट सप्लाईज, द बेस ऑफ Q2 is grounded and the base of Q1 is connected to another DC supply which is in millivolts. यानी अज्यूम ये कर लें कि ये ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है, लेकिन ये ज़ीरो से कुछ एडिशनल मिलीवोल्ट्स ज़्यादा है। इसका मतलब यही है ना, ये तो ज़ीरो है, ये ज़ीरो से थोड़ा सा ज़्यादा है मिलीवोल्ट। क्या अगर मैं इसको एनालाइज करना चाहूँ तो देखिए ये मिली वोल्ट में है, मिली वोल्ट कितना होगा, 20-30 मिली वोल्ट होगा, चले 100 मिली वोल्ट होगा। इससे हो क्या रहा होगा, अगर ये ज़ीरो मैं अज्यूम करूं तो क्या मैं कह सकती हूँ कि 0 वोल्ट यहाँ देना और 0 वोल्ट यहाँ देने का क्या रिजल्ट होगा। यस, 0 वोल्ट अगर दोनों की बेसिस पर मैं दे दूं तो ये सिनेरियो 1 बन जाएगा वेयर बोथ इनपुट्स आर एग्जैक्टली सेम। अभी आपने सिनेरियो 1 स्टडी किया है VCM के नाम से कि दोनों की बेसिस पे 0 वोल्ट अगर मैं दूं तो क्या होगा। जब दोनों की बेसिस पे मैं 0 वोल्ट दूं तो एमिटर करंट ऑफ 1 और एमिटर करंट ऑफ 2 बराबर हो जाते हैं और दोनों I/2 के बराबर होते हैं। वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि एमिटर करंट ऑफ 1 I/2 के बराबर है और एमिटर करंट ऑफ 2 I/2 के बराबर है। कब बराबर है, जब दोनों की बेसिस पे 0 हो। अब देखें हो गया है, ये वाला वोल्टेज स्लाइटली ज़्यादा है, स्लाइटली, तो क्या मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा करंट IE1 में ज़्यादा हो गया होगा। और कितना ज़्यादा हुआ होगा, उतना ही ज़्यादा हुआ होगा जितना कि थोड़ा सा करंट IE2 से कम हुआ होगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है क्या किया। मैं अज्यूम करूं कि जब दोनों सेम 0 पे थी बेसिस तो करंट को मैंने आधा आधा डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको भी 0 अज्यूम करूं, इसको भी 0 अज्यूम करूं, मैंने दोनों को I/2 लिख दिया। लेकिन मैं कह रही हूं कि ये वाला 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो चेंज क्या होगा, थोड़ा सा 0 ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा इसमें करंट ज़्यादा होगा और थोड़ा सा इसमें से करंट कम हुआ होगा, इसलिए कि सेम पे दोनों बराबर थे। अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा है इसकी बेस तो इसमें थोड़ा सा करंट ज़्यादा होना चाहिए। वो थोड़ा सा ज़्यादा करंट आया कहाँ से है, वो थोड़ा सा करंट इसमें से कम हुआ होगा। यही चीज़ मैंने यहाँ दिखाई है कि IE1 के अंदर कुछ I/2 के मुकाबले में एडिशनल करंट होगा डेल्टा I, और वो कितना डेल्टा I होगा, उतना ही डेल्टा I होगा जितना IE2 से थोड़ा बहुत कम हुआ होगा। तो एक रफली हमें अंदाज़ा मिल रहा है कि IE2 में I/2 प्लस थोड़ा सा ज़्यादा करंट होगा और IE2 के अंदर I/2 माइनस थोड़ा सा कम करंट होगा। IC1 पे आ जाते हैं। IC1 बराबर होता है अल्फा टाइम्स IE1 के। अल्फा आ गया और IE1 की आपके पास ये पूरी इक्वेशन आ गई। इस पूरी इक्वेशन को अल्फा से मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा, अल्फा I/2 ये रहा प्लस अल्फा डेल्टा I ये आपके पास है। सिमिलरली IE2 आपके पास अवेलेबल है, यू कैन फाइंड IC2 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स IE2। इसमें भी पूरी इक्वेशन के साथ अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्फा I/2 माइनस अल्फा डेल्टा I। वी कैन फाइंड VC1 एंड VC2। VC1 फाइंड कर लें, ये आ रहा है VCC माइनस ICRC। दिस इज द सेम इक्वेशन दैट इज हैज बीन derived यूजिंग द ओम्स लॉ। IC1 इज ऑलरेडी अवेलेबल, ये आपने कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि अल्फा I/2 प्लस अल्फा डेल्टा I है। इसे पुट कर दें, IC1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई है। RC ओपन द ब्रैकेट, एक्सपेंड द टर्म्स, VCC आ गया माइनस आ गया अल्फा I/2 आ गया मल्टीप्लाइड बाय RC, फिर ये प्लस ये माइनस आ गया अल्फा डेल्टा I RC। ये आपके पास आ गई है बेसिकली VC1 की इक्वेशन। नाउ लेट अस फाइंड VC2। VC2 के अंदर क्या है, VC2 भी बेसिकली यहाँ की इक्वेशन है। अगेन ये ओम्स लॉ से आपको अवेलेबल हुई है। IC2 की इक्वेशन आपको अवेलेबल थी, अभी आपने फाइंड किए है। IC2 मैंने यहाँ पुट करा है अल्फा I/2, लेकिन इसमें प्लस अल्फा डेल्टा I नहीं है, इट हैज़ माइनस अल्फा डेल्टा I। अगेन एक्सपेंड द ब्रैकेट, VCC आ गया माइनस अल्फा I/2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया अल्फा डेल्टा I RC आ गया। नाउ एट द एंड वी कैन फाइंड द डिफरेंस। VC2 और VC1 का डिफरेंस फाइंड करें। VC2 क्या है, ये VC2 की पूरी इक्वेशन लिखी हुई है, ये पूरी सी लेंदी वाली। VCC माइनस अल्फा I/2 RC प्लस अल्फा डेल्टा I RC।
Vc1 की इक्वेशन आपको प्रीवियस स्लाइड से मिलेगी। डिफरेंस अगर थोड़ा सा नोट करें तो क्या है, ये टर्म भी सेम है, ये टर्म भी सेम है, सिर्फ इस साइन के अंदर डिफरेंस आ रहा होगा, माइनस आ रही थी तो मैंने माइनस का साइन लगाया, ठीक है। ये कौन सा साइन है, ये वाला माइनस का साइन मैंने यहाँ लगाया, और ये पूरी Vc1 की इक्वेशन लिखी है जो आपको प्रीवियस स्लाइड से मिली होगी। इसमें Vcc भी वही है, α/2 भी सही सेम ही है, सिर्फ इस वाली चीज़ के साइन में डिफरेंस था। अगले स्टेप में मैं इस वाले ब्रैकेट को, जिसमें कि Vc1 की वैल्यूज़ जो अंदर मौजूद है, उसको ओपन करूँगी, एक्सपेंड कर लूँगी। ये दायरे सारी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी जो Vc2 की है, Vcc माइनस α/2RC प्लस α∆I। ये सारी Vc2 की टर्म्स एज इट इज़ हैं, ये सारी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अगले स्टेप में मैंने क्या किया है, माइनस Vcc लिख दिया है, प्लस α/2RC हो जाएगा, माइनस Vcc प्लस α/2RC, माइनस माइनस ये माइनस माइनस भी मिलाकर प्लस हो जाएगा, और ये α∆I/RC। तो जो सिमिलर टर्म्स थी और अपोजिट साइंस के साथ थी वो कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये α∆I और ये α∆I आपस में ऐड हो गए और 2 α∆I आ गया। तो पता ये चल रहा है कि अगर दोनों के बेस के ऊपर जो डीसी वोल्टेजेस हम देंगे जो कि क्लोज होंगे एक दूसरे से वैल्यूज़ के अंदर, तो जो जितना डिफरेंस ऑफ वोल्टेज, जितना डिफरेंस ऑफ करंट होगा दोनों के दरमियान करंट जो डिफरेंस होगा, आउटपुट वोल्टेज उसके प्रोपोर्शनल आ रहा होगा। Vc2 और Vc1 का जो डिफरेंस है, देखें ना, प्रोपोर्शनल है, इसी लाइन में है। अगर ये चीज़ डिनोमिनेटर में होती तो हम कहते हैं ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो द डिफरेंस ऑफ आउटपुट वोल्टेज Vc2 एंड Vc1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ करंट बिटवीन द टू ट्रांजिस्टर्स ∆I। जो करंट का डिफरेंस है दोनों ट्रांजिस्टर्स के दरमियान में, जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो उसके बिल्कुल ही प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। Now we are going to finish one numerical which is actually a PNP based circuit. If you can see, so far you might have observed that BJT based differential amplifiers are not only relatively easy but they are interesting as well. We can clearly see that this is a PNP transistor where VCC supply of 5 volt is given and 1 kilo ohm resistor is given. Please observe that PNP transistor has its emitter terminal at the top side rather than at the bottom side. PNP का bottom के side पे नहीं होता। अच्छा, तो उस लिहाज से I can see that the current source is missing over here. थोड़ी सी चीज़ नज़र आ रही, आपने अब तक जितने भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स पीछे देखे हैं उसके ऊपर एमिटर पे जहाँ पे जॉइनिंग होती है, यू ऑलवेज सी अ करंट सोर्स. Here there is no current source present but a resistor is present. Let us see how will it be producing the current. Okay, now at the base of Q1 0.5 volts are given, at the base of Q2 0 volt is given. मैंने ये बताया था कि in case of NPN, we have just recently discussed, in case of NPN we consider that transistor on which has higher voltage on the base, whereas in case of PNP we consider that transistor on which has lower voltage on the base. तो now I can easily compare the base voltages of both. ये 0.5 है और ये 0 है, जो smaller base voltage होगा वो on होगा. This simply means Q2 transistor will be on. So here we can clearly see, हम लोगों ने लिखा हुआ है कि Q1 transistor will be off and Q2 transistor will be on because of the higher voltage at the base of Q2, because of the smaller voltage at the base of Q2. अब जब Q2 ऑन है तो जो मैं बेसिकली एमिटर VBE ही निकालूंगी वो Q2 की मदद से निकालूंगी, Q1 की मदद से नहीं निकालूंगी क्योंकि Q1 ऑफ है, ठीक है। तो अब मैंने PNP ट्रांजिस्टर है इसलिए VBE नहीं लिखा, आई रोट VEB और VEB को एक्सपेंड करके VE माइनस VB लिखा जो कि 0.7 है. आई कैन क्लियरली सी दैट द बेस वोल्टेज ऑफ Q2 इज ग्राउंडेड, इट इज 0, बेस पे 0 लिखाया. VE द एमिटर वोल्टेज कम्स आउट टू बी 0.7. प्लीज नोट कि ये 0.7 वोल्ट यहाँ अपीयर होगा एंड एट द सेम टाइम दिस विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग द ट्रांजिस्टर विच विल बी ऑन, जो कि मैंने जब भी Q2 की वजह से निकाला है, Q1 की वजह से नहीं निकाला. मजीद ये कि एट द एंड मैं ये ज़रूर वेरीफाई कर सकती हूँ कि क्या ये जो VE है
ये इतना होगा कि इसने Q1 को ऑफ रखा हुआ होगा, बिल्कुल। बेस वोल्टेज 0.5, एमिटर पे इसमें वोल्टेज कितना बियर हो रहा है Q2 की वजह से 0.7, इन दोनों का डिफरेंस देखें कितना आ रहा है 0.7 और 0.5, 0.2 वोल्ट। यानी कि इसके बेस और एमिटर वोल्टेज के दरमियान वोल्टेज अवेलेबल कितना है 0.2 वोल्ट अवेलेबल है, विच आर ऑफ कोर्स इनसफिशिएंट टू टर्न ऑन द VVE 0.7 वोल्ट जंक्शन ऑफ Q1, जब ही जो है वो Q1 ऑफ रहा। बहरहाल इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। PNP ट्रांजिस्टर है जिसके बेस पे लो वोल्टेज है, उसे ऑन दिखाइए और उसी की मदद से एमिटर वोल्टेज कैलकुलेट करें, जो मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एक्सप्लेन किया, नो करंट सोर्स इज सीन ऑन द emitter terminal, instead I can see a resistor, but I know the voltage 0.7 volt at this terminal. I can easily apply an Ohm's law and find the current flowing through this resistor. वो क्या होगा, मुझे यहाँ का वोल्टेज पता चला है 0.7, जो वोल्टेज मैं फाइंड कर रही हूँ मुझे पता होना चाहिए सर्किट में कहाँ नज़र आ रहा है, 0.7 वोल्ट यहाँ है, तो मैं अप्लाई करूँगी ओम्स लॉ, 5 माइनस VE डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम बराबर हो गया करंट I के, वो करंट I ये रहा विच इज़ 4.3 मिली एम्पेयर। अब चूंकि Q1 ट्रांजिस्टर ऑफ है तो मैं बड़े आराम से कह सकती हूँ कि IE1 0 है और सारा का सारा करंट I जो है वो बेसिकली Q2 ही कंडक्ट कर रहा होगा बिकॉज Q1 इज ऑफ। तो IE2 क्या हो गया, पूरा का पूरा I करंट के बराबर आ गया। ठीक है, जो I करंट मैंने यहाँ कैलकुलेट किया, यहाँ करंट सोर्स नहीं लगी हुई थी, मैंने ओम्स लॉ लगा के देख लिया कि यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है, वो सारा का सारा करंट मैंने Q2 में शो किया बिकॉज Q1 ऑफ है। तो IE2 4.3 मिली एम्पेयर आ गया। IC1 क्या होगा, IC1 यकीनन अल्फा टाइम्स IE1 होगा और जब IE1 0 है तो डेफिनेटली IC1 भी 0 हो जाएगा। IC2 क्या होगा, IC2 अल्फा टाइम्स IE2 होगा। प्लीज नोट कि क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि एमिटर का वोल्टेज फाइंड करें, IE1 फाइंड करें, IE2 फाइंड करें, IC1 IC2 फाइंड करें, VC1 VC2 फाइंड करें। और एक चीज़ ये भी कहा गया कि अज्यूम करें कि अल्फ़ा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 1 है, तो जब अल्फ़ा अप्रॉक्सीमेटली 1 है तो अब जो मैं IC2 फाइंड करी हूँ अल्फ़ा टाइम्स IE2 से, तो अल्फ़ा की जगह अगर मैं 1 रखूँ तो IC2 बिल्कुल IE2 के ही बराबर आ जाता है, जो कि IC2 आ गया मेरे पास 4.3 मिली एम्पेयर के बराबर। Okay, so now once we have IC1 and IC2 available, using these currents we can find the value of VC1. Please note that we will be applying Ohm's law at the collector terminal of Q1 to find out VC1. इसके लिए मैंने क्या किया है, Ohm's law लगाया है, VC1 माइनस 5, ये यहाँ लिखा है VC1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस RC बराबर हो गया करंट IC1 के, जो यहाँ का करंट है IC1। एंड इसके बाद माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया। आपको पता है IC1 0 है बिकॉज Q1 इज ऑफ, मैंने इसकी जगह 0 पुट किया, तो मुझे ये पता चला कि VC1 जो है वो -5 वोल्ट आ रहा है। वही मैं बताना चाह रही हूँ कि ये देख कर के IC1 करंट जो है वो 0 है, आंख बंद करके VC1 को 0 नहीं लिख देना है। VC1 0 नहीं आया, VC1 की कोई वैल्यू आई जो कि -5 वोल्ट के करीब आ रही है। अच्छा, to find VC2 again we will be applying Ohm's law on this branch. VC2 minus -5 divided by 1 kilo ohm is equal to IC2, यही लिखा है VC2 minus -5 divided by 1 kilo ohm is equal to IC2, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। IC2 टोटल करंट I के बराबर था जो कि 4.3 मिली एम्पेयर है, ये मैंने यहाँ लिख दिया 4.3 एक्सपोनेंट -3, रजिस्टर 1 किलो ओम यहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 10 की पावर -3 10 की पावर +3 विल कैंसल आउट, 4.3 आ गया। अच्छा, 4.3 आने के साथ साथ ये +5 जो इस साइड पे था, मैं इस वाले को यहाँ इस साइड के ऊपर ले गई हूँ, यहाँ पे ये -5 आ गया और VC2 की वैल्यू आपके पास -0.7 वोल्ट आ गई। सो दिस कंप्लीट्स दिस न्यूमेरिकल। One thing to note is that in the question all the symbols are written as the DC signals while we have calculated the complete signal, so there is no harm in doing it because since only DC supply has been applied, तो it is very clear कि जो DC voltage है और जो total voltage है both will be same।
अगर कोई यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ इजीनेस एंड फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग टोटल सिग्नल के बजाय डीसी सिग्नल लेके चलना चाहता है, VC2 यहाँ पे VC2 आ गया, या पीछे VC1 आ रहा था, या IE1 था, अगर कोई सिर्फ DC के टर्म्स में बात करना चाहता है तो उसमें भी कोई हार्म नहीं है, दैट विल ऑल्सो बी टोटली करेक्ट।